अब देखो हमारे पास है अध्याय, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई, अध्याय 2। और अध्याय 2 में हम क्या पढ़ते हैं भाई, अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण। अब इसकी आगे की कक्षा है हमारे पास में पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 4 तक तो हमने बना लिए, ठीक है। ये हमारे पास में पार्ट 5, और पार्ट 5 के अंदर मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं ये क्लास पार्ट 5 में जोड़ दूं, या फिर बन सकता है आपके पार्ट 6 भी ये बन सकता है। अगर उसमें ऐड नहीं हुई तो मैं पार्ट 6 के रूप में भी ये डाल सकता हूं। और आज की ये लास्ट कक्षा रहेगी, हमारा जो भी चैप्टर है दूसरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और इसको पूरा समझने के लिए आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 या 6 जो भी हो रहे हैं हमारे पास, वो पूरी देख ले, तब जाके ये आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो इसलिए आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक सभी वीडियो को देखना है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है या फिर कोई भी आपको लगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम अपनी कक्षा में उसको सुधार कर सकें। अब देखो हम पढ़ते थे दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक। अब दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक में से हमने 3 यौगिक तो पढ़ लिए। अब हमारे पास में चौथा यौगिक है। अब चौथा यौगिक कौन सा है देखते देखिए। अब हमारे पास में चौथा यौगिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब हमारे पास में ये बेकिंग सोडा। अब सबसे पहले हमने पढ़ने के लिए पहले बताते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, रासायनिक सूत्र। सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक, तो रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडे का, होता है हमारे पास में बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ये हमारे पास में बेकिंग सोडे का सूत्र है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, अब आता है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा भाई, रासायनिक सूत्र बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे पास में आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका एक और दूसरा रासायनिक नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास में इसका रासायनिक नाम है, और ये हमारे पास में रासायनिक सूत्र है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम सामान्य नाम। अब आएगा हमारे पास में सामान्य नाम। जो बेकिंग सोडा उसके सामान्य नाम क्या है, एक तो इसको बोलते हैं भाई खाने का सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। दूसरा बोलते हैं मीठा सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, या ये खुद ही नाम इसका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये हमारे पास में इसके सामान्य नाम है। सामान्य नाम क्या हो गया, खाने का सोडा, मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा, ये सामान्य नाम है। रासायनिक नाम पूछ ले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर आपसे सूत्र पूछ ले तो ये सूत्र सीधे सीधे दिख रहा है NaHCO3। अब हमारे पास में निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण के लिए अलग स्लाइड ले ले। अब हमारे पास में निर्माण, अब निर्माण है बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। बेकिंग सोडे के निर्माण के अंदर भी हमें क्या करना है,
जलीय विलयन लेना है नमक का। वापस क्या लेना है भाई, लवण का जलीय विलयन या नमक का जलीय विलयन लेना है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है और साथ में अमोनियम गैस भी डालनी है, अमोनिया गैस भी उसके अंदर डालनी है। अब ये हो गया एक अमोनियम एक अमोनिया, एक तो होता है हमारे पास में अमोनिया और एक होती है अपने पास में अमोनियम। अब अमोनिया उसका सूत्र तो होता है हमारे पास में NH3 और अमोनियम जो होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास में NH4। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो अमोनियम है उसका सूत्र होता है NH4, जो अमोनिया होता है उसका हमारे पास में सूत्र होता है NH3। तो हमारे पास में इसके अंदर क्या डालनी है, अमोनिया गैस डालनी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस इसके अंदर प्रवाहित करनी है, तब हमारे पास में बेकिंग सोडा बनेगा। हाँ, अब निर्माण के अंदर क्या करना है, वापस वही नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस हमारे पास में क्या हो गया, अमोनिया गैस NH3, सभी प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो हमें क्या करना है, नमक का जलीय विलयन लेना है। नमक के जलीय विलयन के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमें क्या डालनी है, अमोनिया गैस डालनी है, तब हमारे पास में किसका निर्माण होगा, बेकिंग सोडे का। तो देख लो विधि, तो हमने क्या ले लिया, नमक का जलीय विलयन ले लिया वापस NaCl, ये तो हमारे पास में नमक, और इसका जलीय विलयन हो गया हमारे पास में H2O, ये नमक का जलीय विलयन हो गया हमारे पास में। प्लस हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में क्या डालनी है हमें, अमोनिया, अमोनिया गैस, ये NH3, ये हमारे पास में अमोनिया गैस है, ये डाल दी हमने, तब हमारे पास में देखो किसका निर्माण होता है, तब हमारे पास में एक तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, और बेकिंग सोडे के साथ में हमारे पास में क्या निर्माण होता है, एक तो बेकिंग सोडा क्या बन गया हमारा, बेकिंग सोडा सूत्र हो गया हमारे पास में NaHCO3, तो NaH, तो Na ये रहा यहाँ पे, इसमें से एक का चला गया, तो ये हमारे पास में Na आ गया, यहाँ से Na आ गया, इसमें से एक का चला गया NaH, और CO2 है, एक इसके आगे CO3, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो यहाँ पे बच गया और NH3 बच गया और Cl बच गया, ठीक है। तो हमारे पास में आगे क्या बच जाएगा, NH4, 3 ये रहा, एक ये 4 हो गया, तो हमारे पास में बन गया NH4, और बाद में क्या बच गया Cl, तो हमारे पास में क्या बन गया NH4Cl, तो इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है क्लोराइड, तो हमारे पास में क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडे के साथ साथ क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। नमक के जलीय विलयन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे बेकिंग सोडा बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसका नाम अमोनियम में मैंने बताया था, इसका नाम क्लोराइड है, तो क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हमारे पास में बेकिंग सोडे का निर्माण हो गया। इस प्रकार बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो आपसे बेकिंग सोडे के निर्माण की अभिक्रिया डायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है बेकिंग सोडे के निर्माण की प्रक्रिया को समझे, तो आपको पूरा समझाना है बेकिंग सोडे निर्माण कैसे हुआ, किसको डालने पे क्या हुआ। अब हमारे पास में बेकिंग सोडा का उपयोग, अब इसके बाद हमारे पास में टॉपिक आता है उपयोग।
हमारा टॉपिक उपयोग। अब इसका पहला जो उपयोग है हमारे पास में वो क्या है? पहला उपयोग तो इसका क्या है, किसमें किया जाता है? प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में वो लिख सकते हो आप। पहला तो सभी में लिखना है, वो कॉमन उपयोग है। तो एक तो ये लिख सकते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में हो गया तो, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरा उपयोग है हमारे पास में, अब दूसरा उपयोग देखना, अब जो बेकिंग सोडा होता है उसी से बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। तो बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे, बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिलाएंगे? टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे, तो हमारे पास में किसका निर्माण होगा? हमारे पास में उसका निर्माण होगा बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर की निर्माण की प्रक्रिया ध्यान रखना कैसे होगी, ठीक है। बेकिंग सोडे में बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर, अम्ल मिलाने पर, बेकिंग सोडे के अंदर हमें क्या मिलाना है? टार्ट्रिक अम्ल मिलाना है। बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिलाएंगे? हम टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे, तो हमारे पास में इसका निर्माण होगा, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब बेकिंग पाउडर का उपयोग कहां किया जाता है? बेकरी के अंदर किया जाता है, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, पेटीज बनाने के लिए, उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों करते हैं वो देखते देखिए। अब देखो, बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। बेकिंग पाउडर, पाउडर को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी, निम्न अभिक्रिया होती है। निम्न अभिक्रिया होती है। अब देखो कौन सी अभिक्रिया? बेकिंग पाउडर को जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया होगी? अब बेकिंग पाउडर क्या है हमारे पास में? तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ में हमने क्या मिला दिया? अम्ल मिला दिया। और अम्ल किसी कहते हैं? जो H+ आयन देता है, वो आपको बताइए। तो हमारे पास में क्या है? बेकिंग सोडा है हमारे पास में NaHCO3, ये तो हमारे पास में बेकिंग सोडा है। उसके अंदर हमने क्या मिला दिया? अम्ल मिला दिया, यानी H+ आयन मिला दिया। तो अम्ल मिला दिया, हमारे पास में क्या आएगा? H+ आएगा। तो टार्ट्रिक अम्ल है, तो अम्ल के अंदर क्या होता है? H+ आयन, उसका H+ आयन से क्रिया करेगा और इसको क्या करेंगे हम भाई? गर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। फिर गर्म करने के बाद में हमारे पास में क्या होगा? एक तो हमारे पास में H2 बनेगा, H2 बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा भाई? सोडियम का लवण बनेगा। क्या बनेगा भाई? प्लस में बनेगा सोडियम का लवण। सोडियम, सोडियम का लवण, साथ में बनेगा सोडियम का लवण। तो आपको याद रखना, सोडियम का लवण बनेगा, H2 बनेगा और क्या बनेगा? सोडियम का लवण। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे अम्ल कौन सा, उसके हिसाब से। तो टार्ट्रिक मतलब जो टार्ट्रिक अम्ल के साथ में किया करते हो, हमारे पास में सोडियम का लवण बन जाएगा यहाँ पे।
तो हमारे पास में देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, पेटीज बनाने के लिए, उन सभी के अंदर, पाव रोटी के अंदर, सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। खमीर उत्पन्न करने के लिए या उनका फुलाव लाने के लिए हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो बेकरी के अंदर ये अभिक्रिया सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। बेकरी के अंदर ये अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है हमारे पास में, उनके अंदर फुलाव आता है, केक के अंदर, पेस्ट्री के अंदर खमीर उत्पन्न होता है और पाव रोटी के अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारे पास में इसका हो गया दूसरा उपयोग। अब तीसरा उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का? ये दूसरा उपयोग इंपॉर्टेंट है, भाई आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पे कौन सी अभिक्रिया होगी, तो बेकिंग पाउडर गर्म करने पे ये अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया लिखनी है आपको, यह पूछी जा सकती है बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया समझिए। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, बेकिंग सोडा के अंदर जब अम्ल मिला देंगे, टार्टिक अम्ल मिला देंगे तो हमारे पास में बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा और उसको गर्म करने पर हमारे पास में ये अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, पाव रोटी, केक, पेस्ट्री वगैरह के अंदर उनमें फुलाव या खमीर उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे देखो, अब आगे है हमारे पास में तीसरा उपयोग इसके अंदर, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, इसका उपयोग किसमें जाता है भाई, अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र का मतलब हो गया आग बुझाने वाले जो भी यंत्र है उसका उपयोग इसके अंदर आग बुझाने के रूप में भी हम कर सकते हैं। अब देखो आग बुझाने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए होती, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी भाई। जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां है उनके अंदर आग जल जाए, उनसे पानी से बुझा नहीं सकते, पानी से बुझाएंगे तो हमारे पास में करंट या झटका लग सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो भी होती है उनकी आग बुझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। आपने वो सिलेंडर देखा होगा लाल कलर का, उसके अंदर क्या भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी आग लग जाए तो हमें अग्निशामक यंत्र के अंदर किसका उपयोग करते हैं, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकली जा सकती है। इसके अंदर से क्या निकल जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगी, आग को बुझा देगी। इसलिए इसका उपयोग भी आग बुझाने के लिए किया जाता है। चलो ठीक, और इसका उपयोग एक और लिखना तो नहीं है लेकिन याद रख लेना, इसका उपयोग ये दुर्बल क्षारक है तो इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। जब पेट में अम्लता ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इनो ना रहे तो इनो की जगह हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या क्षारक है और अंदर अम्ल होता है और अम्ल क्षारक आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा यौगिक है, यौगिक बोलिए आपने बेकिंग सोडा टोटल पढ़ लिया। अब बेकिंग सोडा के बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है धावन सोडा। बेकिंग सोडा के बाद में आता है हमारे पास में धावन सोडा। अब धावन सोडे में क्या होता है क्या नहीं होता वो देखते हैं। देखो धावन सोडा पढ़ना हमें सबसे पहले तो हमारे पास में धावन सोडा है। धावन सोडा में सबसे पहले हम लिखेंगे रासायनिक सूत्र। क्या लिखेंगे भाई, रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारे पास में होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास में। सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु है, 10H2O 10H2O। अब किसी भी सूत्र इकाई के अंदर हमें जल के अणु की जो निश्चित मात्रा दिखाई देती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जल। किसी भी इकाई सूत्र के अंदर हमें जो जल के अणुओं की मात्रा दिखती है, जल के अणुओं की मात्रा है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जल। तो ये हमारे पास में क्रिस्टल जल है इसके अंदर, ठीक है। अब क्रिस्टल जल क्या होता है उसकी परिभाषा अलग से बताऊंगा, ये टॉपिक खत्म होने के बाद में वो आपके लास्ट परिभाषा रहेगी, उसके साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं हम रासायनिक नाम इसका। तो हमारे पास में रहेगा रासायनिक नाम। इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु, 10 जल
के अणु। ये हमारे पास में इसका क्या हो गया, या 10 हाइड्रेट या 10 हाइड्रेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रेट जल हो गया 10 हाइड्रेट या फिर 10 जल के अणु हमारे पास में, ये इसका नाम कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या है 10 जल के अणु है, तो आपको डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट भी दिया जा सकता है, तो वो भी सही रहेगा आपका। सोडियम कार्बोनेट भी दिया जा सकता है या फिर 10 जल के अणु साथ में दिया जा सकता है, तो आपको दोनों में से एक आपको चूज करना है, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम। अब देखो सामान्य नाम क्या होता है इसका, एक तो धावन सोडा ये इसका सामान्य नाम है, धावन सोडा ये इसका सामान्य नाम है, और इसका दूसरा नाम है धोने का सोडा, धोने का सोडा। अपमार्जक के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं धोने का सोडा। धावन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा भी इसे बोलते हैं। अब हमारे पास में निर्माण की प्रक्रिया, तो निर्माण कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमारे पास में निर्माण की प्रक्रिया, अब इसको पढ़ना है, निर्माण की प्रक्रिया, इसका निर्माण कैसे करते हैं। हाँ, अब इसका निर्माण देखते हैं भाई। अब हमारे पास में निर्माण, अब इसका निर्माण होगा जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, सोडियम कार्बोनेट, और उसी सोडियम कार्बोनेट के साथ में हम जल के अणु जोड़ देंगे, क्रिस्टलन जल कर देंगे, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा या धावन सोडा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, बेकिंग सोडा गर्म करने पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो क्या करना है भाई, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पे किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु को क्या करना है, क्रिस्टलीकरण कराने से हमें बेकिंग सोडा धोने के सोडे का प्राप्त होता है। अब सोडियम इसको देखते हैं, हमारे पास में हो गया NaCO3, तो ये हमारे पास में क्या, अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये ऊष्मा का चिन्ह है, ये डेल्टा आ गया हमारे पास में ऊष्मा का चिन्ह, इसको ध्यान रखना, ये हमारे पास में ऊष्मा है, डेल्टा मतलब क्या है, ऊष्मा, ये ऊष्मा, ऊष्मा। अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, एक तो C, एक तो क्या हमारे पास में Na2 CO3, Na2CO3, तो हमारे पास में Na2CO3 बन गया, और इसके साथ में हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, H2O, हमारे पास में क्या बन जाएगा, H2O, और इसी के साथ में हमारे पास में ये बन गया, एक तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट बन गया, एक हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में H2O बन गया, और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट बन गया, नहीं बन गया, ये हमें चाहिए। अब सोडियम कार्बोनेट में क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराना है, 10 जल के अणुओं के साथ में क्या कराना है, क्रिस्टलीकरण करवाना है। जब सोडियम कार्बोनेट का 10 जल के अणु, 10 जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो धावन सोडा का निर्माण होता है,
तो क्या होगा भाई, जब सोडियम कार्बोनेट है, ये रहा सोडियम कार्बोनेट के 10 जल के अणु के साथ में क्या कराना है, क्रिस्टलीकरण करवाना है, तब हमारे पास में किसका निर्माण होगा, धावन सोडे का निर्माण होगा। तो ये देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास में क्या करना है भाई, हाँ ये सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास में, ये रहा सोडियम कार्बोनेट एंड A2 CO3। अब इसको क्या कराना है, 10 जल के अणु जोड़ना है। कितने जल के अणु, 10 जल के अणु जोड़ना है। क्या करवाना है, क्रिस्टलीकरण करवाना है। क्रिस्टलीकरण करवाएंगे, हमारे पास में क्या करवाना है, क्रिस्टलीकरण करवाना है, तब हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, धावन सोडा। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये Na2CO3 डॉट 10H2O, और ये हमारे पास में क्या है भाई, धावन सोडा। ये हमारे पास में धावन सोडा या धोने का सोडा। तो हमारे पास में धोने के सोडे निर्माण कैसे है, एक बार वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, धोने के सोडे के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना। क्या लेना है, बेकिंग सोडा लेने हमने। बेकिंग सोडा क्या करना है, गर्म करना है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में किसका निर्माण होगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट निर्माण हो गया। जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या करना है, 10 जल के अणु का क्रिस्टलीकरण करना है। 10 जल के अणु का क्या करना है, ये 10 जल के अणु है, इसके साथ में क्या करना है, क्रिस्टलीकरण करवाना है इसका। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, धोने का सोडा प्राप्त हो गया। अब हमारे पास में धोने सोडे निर्माण की प्रक्रिया तो आ गई। अब हमारे पास में धोने सोडे का उपयोग, अब हमारे पास में उपयोग। अब देखो पहला उपयोग तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं भाई, पहला जो हमारे पास में उपयोग है, पहला उपयोग हमारे पास में क्या है, प्रयोगशाला में अभी करनी, ये सभी में आएगा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में सभी का उपयोग, सभी यौगिक है प्रयोगशाला में उपयोग होता है। तो इसलिए क्या जाएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर इसके बाद में आएगा हमारे पास में 2 नंबर पे कौन सा आएगा, वो देखते रहिए। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जल की जो कठोरता होती है, जल जो खारापन होता है, जल के खारेपन को दूर करने के लिए भी इसका क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। तो एक हमारे पास में आएगा इसका, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। अब इसके एक उपयोग कहां पे हमारे पास में, जल की स्थायी कठोरता जो होती है, जल का जो खारापन होता है, उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जल को मृदु बनाने के लिए, जल को मृदु यानी मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, धावन सोडे का। या फिर पूछा जा सकता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो दोनों में से ही पूछा जा सकता है आपको डायरेक्ट 1 नंबर में, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना है। अब तीसरा देखो इसका, तीसरा इसके घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं इसका उपयोग। घरों में साफ सफाई हो गया, अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अपमार्जक व घरों में साफ सफाई के रूप में इसका होता है। अपमार्जक व घरों में साफ सफाई के लिए साफ सफाई के लिए किया जाता है। एक तो अपमार्जक है, अपमार्जक बनाने के लिए यानी सिर्फ साबुन बनाने के लिए, या फिर हमारे पास में घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
और साथ में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक प्रकार से ये सोडियम का अयस्क भी है, तो सोडियम जैसी धातुएं प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसी के साथ में हमारे पास में दाउन सोडा तो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमारे पास में क्या बचा, एक यौगिक और बचा, ये हमारे पांचवां यौगिक था। अब हमारे पास में छठा यौगिक एक और बचा, वो हमें पढ़ना है, उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते देखिए आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमारे पास में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे किसी पेरिस के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस के अंदर खोजा गया था, कोई वैज्ञानिक था पेरिस का, उसने यहाँ पे खोजा था पेरिस के अंदर, तो इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको शॉर्ट नाम में भी इसका जो हमारे पास में वो भी देख लो, और इसको क्या बोलते हैं भाई, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं भाई, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। सबसे पहले आएगा हमारे पास में रासायनिक सूत्र, सबसे पहले आएगा हमारे पास में रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका भाई हमारे पास में, तो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है हमारे पास में, कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु है, तो आधे जल के अणु बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट या फिर बोलेंगे हेमीहाइड्रेट। फिर इसके बाद में आएगा हमारे पास में रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो रासायनिक नाम है हमारे पास में इसका कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक नाम हो गया हमारे पास में कैल्शियम रासायनिक नाम हो गया हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट व अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, ये हमारे पास में इसका नाम हो गया। अब हमारे पास में आता है इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होता है इसके लिए, अब हमारे पास सामान्य नाम क्या है इसका, एक तो पीओपी इसका सामान्य नाम क्या भाई, पीओपी, ठीक है। पीओपी के अलावा हमारे पास में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हमारे पास सामान्य नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारे पास में इसका सामान्य नाम। अब हमारे पास में इसका निर्माण की अभिक्रिया पढ़नी है, क्या पढ़नी है भाई, निर्माण की अभिक्रिया। अब इसका निर्माण कैसे होता है, फिर इसके उपयोग पढ़ने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो क्या हो गया, रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ में क्या अर्धहाइड्रेट है नहीं हमारे पास में, रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, हेमी लिखा भी आएगा कहीं तो आपको वो भी याद रखना। सामान्य नाम क्या हो गया हमारे पास में, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब हमारे पास में इसका निर्माण करना है, अब हमारे पास में निर्माण, अब इसका निर्माण कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम से, किससे होता है भाई, जिप्सम से। अब तो जिप्सम का सूत्र याद रखना किससे होता है, इसका निर्माण जिप्सम से होता है, यानी जिप्सम से होता है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में किसका निर्माण हो जाएगा, जब जिप्सम को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारे पास में किसका निर्माण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है भाई, प्लास्टर इसका निर्माण जिप्सम को गर्म करने से या जिप्सम से होता है। तो क्या लिखा, गर्म करने से, तो गर्म करने वाला लिखो आप एक बार,
खींच लूंगा आप इसमें। जिप्सम को गरम करने से पीओपी का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसको गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर हमारे पास में किसका निर्माण होता है? पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम क्या है हमारे पास में? जिप्सम का सूत्र देखना भाई हमारे पास में यहाँ पे जिप्सम का सूत्र होता है हमारे पास में CaSO4.2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है हमारे पास? CaSO4.2H2O। तो हमारे पास में दो जल के अणु होते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने जल के अणु होते हैं? दो जल के अणु, तब तो उससे बनेंगे जिप्सम। और कैल्शियम सल्फेट के अंदर ही अगर आधा अणु आ जाए तब उससे बनेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारे जिप्सम होता है, तो जिप्सम को गर्म करेंगे हम। जिप्सम हमारे पास में क्या हो गया? CaSO4.2H2O। जिप्सम में इसको क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास में किसका निर्माण हो गया? CaSO4.1/2H2O प्लस हमारे पास में किसका निर्माण हो जाएगा? अब दो जल के अणु है, तो दो जल के अणु पे आधा जल का अणु गया, तो कितना जल के अणु बचेंगे? 1.5 जल के अणु। 1 से 1/2H2O इसके साथ में बच जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा 7वें जल के अंदर। तो हमें क्या करना है? जिप्सम है हमारे पास में, जिप्सम को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जिप्सम को गर्म करेंगे तो दो जल के अणु है, तो दो जल के अणु में से आधा जल का अणु इसलिए ले लेता हमारे पास में कितने जल के अणु बचेंगे? 1.5 जल के अणु इसके पास में बच जाएंगे, बाकी बचते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में? जिप्सम का निर्माण हो गया। ये रहा हमारे पास में जिप्सम। अब जिप्सम के निर्माण के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? जिप्सम का उपयोग। अब इसके उपयोग क्या होते हैं वो देखते हैं। उपयोग, अब जिप्सम का उपयोग कहाँ पर होता है वो हमें देखना है। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पे अगर हड्डी भी टूट जाती है तो अस्पतालों के अंदर वहां पे इसका उपयोग करते हैं। हड्डी टूट जाती है तो हमारे जो प्लास्टर लगाते हैं, हाथ पैर के जो भी प्लास्टर लगाते हैं, तो उसके अंदर किसका उपयोग होता है? जिप्सम का उपयोग होता है। जिप्सम का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर जल को मिला दे तो वापस क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वापस क्या मिला दे? जल मिला दे तो कठोर पदार्थ बनके क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग तो हमारे पास में हमें बताइए क्या होता है भाई? प्रयोगशाला में करने के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो ये उपयोग तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग क्या होता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। जो हड्डियां टूट जाती है तो उसके ऊपर जो हमारे पास में प्लास्टर लगाते हैं तो वो भी क्या हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है। तो जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसके अलावा हमारे पास में क्या है? घरों में सफेदी करने के लिए। घरों के अंदर भी तो हम पीओपी का उपयोग करते कि नहीं करते? घरों में पुट्टी वगैरह करने के लिए भी करते हैं। तो घरों में सफेदी के लिए, घरों में सफेदी यानी रंगाई के लिए, सफेदी के लिए, घरों में सफेदी के लिए भी किसका उपयोग करते थे हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का उपयोग करते हैं। घरों में पीओपी करवाते हैं। चौथा उपयोग हमारे पास में और सजावटी सामान बनाने के लिए। बहुत सारे खिलौने भी हमारे पास पीओपी के बने होते हैं। तो सजावटी सामान भी हम किससे बना सकते हैं? पीओपी से बना सकते हैं। एक हमारे पास में सजावटी सामान व खिलौने बनाने के लिए तो
सजावट के सामान व खिलौने बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पीओपी का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास में पीओपी के 4 उपयोग, एक प्रयोगशाला नवीकरण के रूप में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, घरों में सफेदी करने के लिए, घरों में पीओपी करने के लिए, और इसी के अलावा सजावट के सामान बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब हमारे पास में ये लास्ट टॉपिक सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमारे पास में जो 6 यौगिक थे दैनिक जीवन में काम आने वाले, जो 10th क्लास के अंदर हमारे पास में 6 यौगिक के 6 के 6 सब हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास में एक लास्ट परिभाषा दी है, वो पढ़ लो, उसके साथ में तुम्हारा चैप्टर, आपका हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट परिभाषा क्या है हमारे पास में, क्रिस्टल जल। अब देखो क्रिस्टल जल क्या होता है, इकाई अणु जो इकाई सूत्र है हमारे पास में, कोई भी सूत्र, उस सूत्र के साथ में जल के अणुओं की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जल बोलते हैं। भाई कोई भी सूत्र है हमारे पास में, कोई भी इकाई सूत्र है, उसके साथ में अगर हमारे पास में क्या रहेगी, जल के अणुओं की कोई निश्चित मात्रा रहेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें क्रिस्टल जल बोलेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास में रासायनिक सूत्र में, रासायनिक सूत्र में, अब कैसे जल की परिभाषा होगी हमारे पास में, लवण के एक सूत्रक इकाई में, एक सूत्रक इकाई में, सूत्रक इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या, निश्चित जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जल कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेना, जल कहते हैं। अब देखो हमारे पास में लवण के अंदर, लवण जो इकाई सूत्र होता है, लवण का कोई भी इकाई सूत्र होता है, उसके अंदर निश्चित जल के अणु की संख्या क्या है भाई हमारे पास में, उसके अंदर निश्चित जल के अणु की संख्या, निश्चित जल के अणु की संख्या को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जल बोलेंगे। जैसे हमारे पास में जिप्सम है, तो जिप्सम के अंदर 2 जल के अणु है, तो जिप्सम के अंदर निश्चित जल है, 2 जल के अणु है, 2 से अगर कम कर देंगे तो वो जिप्सम नहीं कह सकते उसे, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास में क्या है, पीओपी है, तो पीओपी के अंदर हमारे पास में क्या है, आधे जल का अणु है। तो इस प्रकार जो भी लवण सूत्र होता है, हमारे पास इकाई लवण सूत्र होता है, उसके अंदर क्या होता है, जल के अणुओं की संख्या निश्चित रहती है, उसी को बोलेंगे क्रिस्टल जल। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण हमारे पास क्या हो गया, एक तो हो गया हमारे पास में पीओपी, तो पीओपी का सूत्र क्या होता है हमारे पास, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये हमारे पास में से सूत्र। तो इसके पास में निश्चित जल के अणुओं की मात्रा है कि नहीं है, निश्चित जल के अणुओं की संख्या है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, क्रिस्टल जल है। और इसके अलावा हमारे पास में क्या देखना है, जिप्सम देख लो, जिप्सम देख लो, जिप्सम जी क्या हो जाएगा मतलब CaSO4 डॉट 2 H2O। इसके अंदर भी हमारे पास में 2 जल के अणुओं की निश्चित मात्रा है कि नहीं है। और एक सूत्र आप और याद रखना, फिटकरी, ठीक है। तो फिटकरी क्या होता है हमारे पास में, K2Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो K2Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो हमारे पास में इसके अंदर जल के अणु की मात्रा निश्चित है कि नहीं है, इसके अंदर भी जल के अणु की मात्रा निश्चित है कि नहीं है, इसके अंदर भी जल के अणु की मात्रा निश्चित है कि नहीं है। तो इस प्रकार कोई भी लवण होगा, कोई भी इकाई लवण होगा, उसके अंदर जल के अणु की निश्चित मात्रा रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे, हम क्रिस्टल जल बोलेंगे। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। फिटकरी का दूसरा नाम एलम भी, इसको एलम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और YouTube पे क्लास अपलोड कर दी जाएगी। तो आप पहले ये चैप्टर कंप्लीट करें, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 या 6 हमारा जो भी बढ़ रहा है उन सभी को देखें, और उनमें कोई कमी है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली कक्षाओं में उनको सुधार कर सके। एक माइक की कमी है जो बार बार बच्चे बोल रहे हैं, उस माइक की कमी भी थोड़े दिन में पूरी हो जाएगी। 1-2 दिन की बात हो रहा है, हमने ऑर्डर कर दिया है, वो हमारे पास में जल्दी पहुंच जाएगा।
देते हैं आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।